हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने 15 कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ये पेपर 2 के क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 2 जो है थोड़ा आपको हाई लेवल का देखने को मिलता है। तो अगर आप थोड़ा टफ क्वेश्चन करोगे तो ईजी नॉर्मल सी बात है कि आप कर लोगे। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए थे। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। 33 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें सीडीपी हो गया, आपका हिंदी पेडागोजी तो कंप्लीट हो गया है पूरा कंटेंट के साथ साथ, जिसमें हमने जो है क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं। आई थिंक जो है 60 क्वेश्चन भी डिस्कस किए गए हैं। ईवीएस पेडागोजी की भी आपको क्लास मिल जाएगी। बहुत जल्द हम लोग मैथ पेडागोजी भी डिस्कस करने वाले हैं कंटेंट। तो आप डेली मेरे साथ 3 बजे क्लास में ज्वाइन होइए। शाम 5 बजे भी क्लास मिलती है, जिसमें हम लोग पेपर 2 के लिए सोशल साइंस डिस्कस करते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, यानी कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया हुआ था, तो आज हम लोग 16 से डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए। यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, जैसे कि मान के चलिए कुछ ऐसे बच्चे जिनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, जैसे देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने में समस्या हो सकती है, चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, लिखने में समस्या हो सकती है। वो 9 को 6 पढ़ रहे हों, बी को डी पढ़ रहे हों, यानी उनमें डिसलेक्सिया भी हो सकती है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, उनको जो है दर्शन शास्त्र का कौन-सा पालन करना चाहिए? आप उनकी ज़रूरतों को कैसे ध्यान रखोगे? ये यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला है कि उनको पृथक्करण करके जो है अलग शैक्षिक जो है संस्थानों में भेज देना चाहिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आप उनको अलग-थलग नहीं कर सकते। ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहता है कि हमको सभी प्रकार के बच्चे को इंक्लूड करना है और हर बच्चे की नीड के अनुसार हमको उनकी मदद करनी है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इनको केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, यानी उनको आप ओनली व्यावसायिक प्रशिक्षण दे दोगे जिससे वो अपना रोजगार चला पाएँ, तो ये भी जो है नहीं होगा। ठीक है? इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है, ताकि वे एक सामान्य स्कूल में पढ़ सकें, या फिर इनको किसी प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत ही नहीं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि आज की डेट में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो डिसेबिलिटी से जो है ग्रसित हैं, और वो अच्छी-अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छा-अच्छा काम भी कर रहे हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि उनको शिक्षा की ज़रूरत ही नहीं है। आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका बेस्ट है, क्योंकि वो समावेशी जो शिक्षा का हक है उनको, इसके तहत वो सामान्य स्कूल में पढ़ेंगे, सभी बच्चे के साथ में पढ़ेंगे। तो उनमें क्या है, अपनत्व की भावना आएगी और बेस्ट सीखेंगे। उनमें जो है ये भावना नहीं आएगी कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं आज ये अलग हूँ। काश ये मुझे समस्या ना होती तो मैं भी सभी बच्चों की तरह आज उन्हीं के विद्यालय में पढ़ रहा होता। ठीक है? उनमें हीनता की भावना नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है कि सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है। यानी कि सीखने की अक्षमता, जिनको जो है पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जो समझ कम पाते हैं, उनके उचित समावेशन के लिए आप क्या करेंगे। तो मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण होगा, या फिर लंबी अवधि की जो है लिखित परीक्षा आप करवाएंगे, या फिर तनाव में जो है काम करने की क्षमता का परीक्षण लेंगे कि वो कितनी एंजाइटी में, कितनी डिप्रेशन में, कितना वो तनाव से ग्रसित हैं, तो वो अच्छे से कर पा रहे हैं काम या नहीं। आदि जो है अधिमान्य बैठने की जो है व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ पर बात हुई सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए आप कौन सा जो है उचित समावेशन करेंगे। यानी कि जो बच्चे जो है सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो मानकीकृत परीक्षण नहीं होगा। लंबी अवधि की जो है लिखित परीक्षा, ऑलरेडी उनको समस्या है, आप उनको लंबी अवधि की परीक्षा लिखित नहीं करवा सकते। तनाव में काम करने की क्षमता का भी परीक्षण आप नहीं करोगे। आप उनको जो है आप टेस्ट नहीं ले रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आप उनके जो है प्रॉब्लम का सलूशन निकालोगे। अधिमान्य जो है बैठने की व्यवस्था करना, कि आखिर उनको जो समस्या हो रही है वो क्यों हो रही है, उसका प्रॉब्लम का सलूशन निकालोगे। आंसर यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका सही होगा। उचित समावेशन यानी कि 4 ऑप्शन आपका बेस्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, समावेशी स्कूलों को चाहिए कि वे, यानी इंक्लूसिव जो क्लासरूम होती हैं, इंक्लूसिव जो स्कूल होते हैं, उनको
क्या करना चाहिए कि जो है विविधता को समझें, स्वीकार करें और महत्व दें? या फिर बच्चों को पहचाने, नामनीकरण करें और उन्हें पृथक करें कि हाँ, जो बच्चे देख नहीं सकते वो एक समूह में, जो बच्चे गिफ्टेड हैं वो एक समूह में, जो बच्चे सामान्य श्रेणी के हैं वो एक यानी बिल्कुल जनरल कैटेगरी से हैं वो एक समूह में। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बच्चों को आप अलग-थलग नहीं कर सकते, समूह में डिवाइड नहीं कर सकते। आप उनको जो है क्लासरूम से जो है अलग नहीं कर सकते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एकरूपता और मानकीकरण पर जो है ध्यान देना, यानी सभी के लिए एक जैसा रूल बिल्कुल भी आप किसी भी कंडीशन में अप्लाई नहीं कर सकते। दया और सहानुभूति की मनोवृत्ति विकसित करने पर ध्यान देना, तो ऐसा आप नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा क्या होता है, जैसे मान के चलिए किसी बच्चे को समस्या है चलने में, अब आप उससे ये नहीं कहोगे अरे आप तो चल नहीं सकते, ऐसा नहीं। किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम, तो आप उससे ये नहीं दया की भावना नहीं जताओगे, सहानुभूति नहीं दिखाओगे कि अरे इसको तो लिखने में प्रॉब्लम है, नहीं, आप उसको एप्रिशिएट करोगे, उसको और जो है आगे कुछ बेहतर करने की कोशिश कराओगे, क्योंकि टीचर की थिंकिंग बहुत डिपेंड करती है बच्चे की लर्निंग को। अगर टीचर ने ये कह दिया कि बच्चे से कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तो बच्चा अगर कर भी पा रहा होगा, अगर वो 50% भी कर पा रहा होगा, तो वो 20% भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर बच्चा 20% कर पा रहा है और टीचर ने कहा है कि यस तुम कर सकते हो, तुमने बेस्ट किया था और उससे भी आज बेस्ट करना है, तुम कर पाओगे, तो जो बच्चा होगा अगर वो 20% कर पा रहा तो 50% कोशिश करेगा, इनफैक्ट वो 100% अपना देने की कोशिश करेगा, उसमें से वो 50% 100% कर लेगा। ठीक है, तो टीचर की थिंकिंग बहुत डिपेंड करती है, बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करती है, तो इसीलिए टीचर की थिंकिंग भी बेस्ट होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए बच्चे के लिए। यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका बेस्ट होगा फर्स्ट, क्योंकि समावेशी जो शिक्षा होती है, इंक्लूसिव क्लासरूम जो होती है, वहाँ पर विविधता को आप समझेंगे कि हाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग चल रही है, और उसको आप एक्सेप्ट भी करोगे और उसको आप अप्रिशिएट भी करोगे। यहाँ पर जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान जो है विशेषता है, क्या होगी? अभिसारी सोच है, तो रचनात्मक की बात यहाँ पर हुई है, विशिष्ट पहचान की विशेषता क्या होगी? अभिसारी सोच आपकी नहीं होगी, यानी कन्वर्जन थिंकिंग नहीं होगी। विचारों की मौलिकता हो सकता है, कार्यों को दोहराने की वीरता, यानी आप बार बार रिपीट करते जा रहे हो, तो रटाफिकेशन से जो है डाइवर्जन थिंकिंग नहीं आएगी। विचार में केंद्रिता, एक ही पॉइंट पर आप केंद्रित हो गए हो, ये तो वो भी इसमें डाइवर्जन थिंकिंग आपकी नहीं है। लेकिन विचारों की मौलिकता में आपको जो है रचनात्मकता यानी क्रिएटिव दिखेगी थिंकिंग। बच्चा जो है डाइवर्जन थिंकिंग होगी, वो हर पक्ष के बारे में सोच समझ पा रहा होगा। आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं 20 पे। 20 में जो है इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में बात हुई है, यानी समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन करेक्ट है? पहला है समावेशन में विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूलों का प्रावधान है, या फिर समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रिया जो है जुड़ी हुई है, या फिर समावेशन केवल विकलांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के अनुकूल का प्रस्ताव करता है, या फिर समावेशी सभी बच्चों को जो है साथ समान व्यवहार करते हुए पाठ्यक्रम के जो है नामनीकरण पर जोर देता है। तो नामनीकरण पर जो है जोर नहीं देगा कि सभी के लिए आप एक ही जैसा पाठ्यक्रम जो है डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब आपका ये भी गलत हो गया। अब आपका फर्स्ट और सेकंड बचा, तो सेकंड में जो कहा गया बहिष्करण की प्रक्रिया से जुड़ी होती, ये भी नहीं होगा। समावेशन में विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूलों का प्रावधान होता है, यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका बेस्ट होगा फर्स्ट। अब विशेष क्यों? देखिए, अब ये होता है कि कभी कभी जो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है उसमें बच्चे ऐसे होते हैं कुछ जिनको देखने में समस्या, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, जिनको चलने में प्रॉब्लम है। ऐसे में क्या होता है, कुछ उनके लिए टीचर रखे जाते हैं कि जो उनको पढ़ा पाए, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है एक टीचर जो है सभी को पढ़ा पाए। मान के चलिए किसी में एक क्वालिटी होती है कि वो जो है बच्चे अगर देख नहीं पा रहे तो भी उनमें कुछ ऐसी क्वालिटी होती है कि वो बच्चे की लर्निंग को ग्रो करवा पाते हैं। तो ऐसे में जो है विशेष टीचर भी रखे जाते हैं, लेकिन उनके लिए अलग से जो है आप प्रावधान नहीं करोगे कि उनको अलग ही कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखिए, अब इसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत पास पास के क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो नामनीकरण पर जोर देगा, ये यहाँ से आप कट कर सकते हो। केवल विकलांगता पर ये आप यहाँ से कट कर दोगे। बहिष्करण पे यहाँ पे करोगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट भी नहीं है यहाँ पर।
ऑफिशियल आंसर की में आपके फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, लेकिन जो बेस्ट है वो फर्स्ट भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं, तो हमको फर्स्ट के ही साथ जाना होगा, क्योंकि कुछ हद तक ये ठीक है, ठीक है। बाकी तो बिल्कुल भी गलत ऑप्शन दिए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 21st पे। 21st है कि इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो पहला है एक कक्षा जहाँ शिक्षक पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करते हैं, या फिर एक कक्षा जहाँ जो पढ़ाया जाता है उसका जो है निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना है, या फिर एक कक्षा जहां शिक्षक विद्यार्थियों के उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, यानी कि आप उनको गिफ्ट दे देते हो तो उनको अपने कंट्रोल में कर लेते हो, या फिर एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। बेस्ट है आपका 4 ऑप्शन, क्योंकि सहयोगात्मक ग्रुप लर्निंग होगी, एक दूसरे की मदद करके बच्चा जहां सीखेगा, जहां पर बच्चे एक दूसरे की मदद करके कुछ नया क्रिएट कर रहे होंगे, कुछ बना रहे होंगे, कोई एक्टिविटी प्लान कर रहे होंगे, वो रचनात्मक यानी रचनावादी क्लासरूम का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। आंसर यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही होगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि क्रिएटिव क्लासरूम जो है उसका क्या उदाहरण होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर बच्चा एक दूसरे की मदद करके सीख रहा हो, जहाँ पर टीचर बच्चे की हेल्प कर रहे हो, या फिर बच्चे आपस में एक दूसरे की हेल्प करके सीख रहे हो, वो ऑप्शन आपका बेस्ट हो जाएगा। आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 22 पे। 22 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है, यानी लर्निंग जो है मीनिंगफुल हो पाए इसको बढ़ावा देती है। तो अन्वेषण और चर्चा, अनुकूलन, मानकीकृत मूल्यांकन आपका किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है जब तक क्वेश्चन निगेटिव ना पूछा गया हो। बार बार बोधन और अभ्यास, यानी आप बार बार रटाफिकेशन करवा रहे हो, ड्रिल एंड प्रैक्टिस हो रही है, तो ये भी आपका नहीं होगा। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी अन्वेषण और चर्चा, यानी डिस्कशन हो रहा है, बच्चा डाइव जो है खोज कर रहा है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चा जो सीख रहा है उसका जो है वो रियल लाइफ में प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो अपने दैनिक जीवन में उसको ला पा रहा है कि नहीं ला पा रहा है, तो ये डिपेंड करता है। इसीलिए लर्निंग जो है मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो अन्वेषण जब करेगा, जब वो खोज करेगा, जब वो चर्चाएं करेगा, तो वो उसकी जो है लर्निंग जो है वो अर्थपूर्ण बन पाएगी, मीनिंगफुल हो पाएगी, वो अपने रियल लाइफ में भी उसका प्रयोग कर पाएगा। आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 23 पे। 23 में जो है डैश डैश समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या जो है बाधक है, क्या एक रुकावट है, ये आपको बताना है। तो अनुक्रिया समुच्चय है, या फिर स्वाभाविक जो है, या फिर कलन विधि, या फिर अनुरूपित सोच। तो देखिए अनुरूपित सोच आप नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनुक्रिया समुच्चय आप कर सकते हो, क्योंकि जैसे आपने पहली प्रॉब्लम में थोड़ी सी एक्टिविटी की, आपने वहाँ से कुछ सीखा, आपने दूसरी एक्टिविटी जो दूसरी प्रॉब्लम है आपने उसमें अप्लाई किया। लेकिन जो है आप अनुरूपित सोच, सभी के लिए एक जैसे जो है प्रॉब्लम सॉल्व आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम सभी एक जैसी नहीं है। जब प्रॉब्लम सभी एक जैसी नहीं है, तो सभी प्रॉब्लम का सलूशन भी एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 24 पे। 24 में जो है कहा है अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग चल रही होती है बच्चे के दिमाग में, तो आप इसको क्या कहेंगे। ये आपके में 1 नंबर का टॉपिक दिया गया है, और 1 नंबर का क्वेश्चन ये हमेशा पूछता है, और क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछता है, यानी आंसर उसका एक ही होता है, बट क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग जब चलेगी तो पूर्वाभ्यास नहीं होगा, रटना भी नहीं होगा, सम्यकरण भी नहीं होगा। आंसर होगा आपका अधिसंज्ञान, यानी मेटाकॉग्निशन आपका हो जाएगा। आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग चलती है बच्चे में, कल्पना परे कल्पनाएं करता रहता है। वो बैठा जो है अपने घर में, बट वो सोच रहा है ताजमहल के बारे में, वो सोच रहा है अमेरिका के बारे में, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग बच्चे में चल पा रही होती। कहते नहीं है कि अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकलो, रियल लाइफ में देखो, यानी बच्चा कल्पनाएं कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा। 25 पे चलते हैं। 25 है कि किसी तरह के गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं। अब इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है
जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट अगर करता है तो उसकी लर्निंग जो है वो बेहतर हो पाती है। ठीक है, तो पहला है गैर संदर्भित गतिविधियाँ, यानी जिनका कनेक्शन ही एक दूसरे से नहीं है, तो बच्चा अगर उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो बोरिंग महसूस करेगा। आपने देखा होगा अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, अगर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रही, तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा और आप बोरिंग महसूस करोगे। यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधियाँ, अर्थपूर्ण गतिविधियाँ या फिर ऐसी गतिविधियाँ जो शिक्षकों द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित और निर्देशित हों, तो इसमें भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि सारा कंट्रोल जो है वो टीचर कर रहा है। तो जब सारा कंट्रोल टीचर के रूम में टीचर के हाथ में होगा, तो बच्चा तो एक रोबोट फील करेगा कि मैं तो रोबोट हूँ, जहाँ आप बोलोगे वैसे मूव करूँगा, तो इसमें भी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा। फर्स्ट ही ऑप्शन आपका नहीं होगा। थर्ड यानी सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। अर्थपूर्ण गतिविधियां होंगी, मीनिंगफुल गतिविधियां होंगी, तो बच्चा बेहतर करेगा, क्योंकि इसमें बच्चे का भी इंटरेस्ट आ रहा होगा। बच्चे की जो इंटरेस्ट है उसको भी आप ध्यान में दे पा रहे होगे कि बच्चे को अच्छा इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप जो एक्टिविटी प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट बच्चा भी उसमें इंटरेस्ट ले। जब तक वो इंटरेस्ट नहीं लेगा तब तक उसकी लर्निंग ग्रो नहीं करेगी, लर्निंग उसकी बेहतर नहीं हो पाएगी। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 पे चलते हैं। 26 है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, जितना हो सके मेरी वीडियो अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिए। मुझे सच में आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए फ्रेंड्स। जितना हो सके उतना मेरी वीडियो अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिए, जिससे आप मेरी मदद कर पाएँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रियाएं इसमें कौन सी होंगी, तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती हैं या फिर उनकी जो है आनुवांशिक संरचना के आकलन के बाद सटीक भविष्यवाणी की जा सकती? जी नहीं। आप उनके हेरिडिटी से बिल्कुल 100% डिसाइड नहीं कर सकते कि बच्चा इसी फील्ड में जाएगा। बहुत ऐसे जो है एक्टर हैं, डांसर हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि डांसर ही बने, एक्टर ही बने। हो सकता है वो डॉक्टर बने, वो नेता बन जाए, वो कुछ और करने लगे। तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। यानी देखिए, कुछ संभावना है 50%। 50% तो संभावना बनती है, क्योंकि हेरिडिटी डिपेंड करती है कि बच्चे की लर्निंग कैसी होगी। लेकिन 100% आप नहीं कह सकते, क्योंकि 50% हेरिडिटी होती है और 50% इन्वायरमेंट भी अपना रोल प्ले कर रही होती है। तो आप सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ हद तक आप उम्मीद कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स अगर टीचर हैं तो बच्चा भी टीचिंग के फील्ड में चला जाता है, उसको इंटरेस्ट आ रहा होता है। अब ऐसे में क्या होता है, क्योंकि उसकी हेरिडिटी और साथ में उसका ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा होता है, तो इससे उसका जो इंटरेस्ट है वो टीचिंग में चला जाता है और धीरे धीरे उसी फील्ड में उसको अच्छा लगने लगता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि टीचर जो होते हैं उनके बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, उनके बच्चे नेता बन जाते हैं, उनके बच्चे डांसर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आप नहीं कह सकते 100% कि बच्चा इसी फील्ड में जाएगा। थोड़ी सी बच्चे की जो बचपन की एक्टिविटियाँ होती हैं आप उनसे थोड़ा सा कर सकते हो, लेकिन हो सकता है बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो, उसका इंटरेस्ट खत्म होता जाए, वो किसी और फील्ड में चला जाए। ठीक है, तो ये आप नहीं कह सकते। अगला है, को कड़ी सजा देकर सुसाधित किया जा सकता है, यानी बच्चे की जो लर्निंग आप उसको जो है पनिशमेंट दोगे कि नहीं नहीं तुमको तो यही करना है, तो कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आज की डेट में एग्जाम्पल हैं जो आईपीएस बनने के बावजूद भी रिजाइन दे चुके हैं और अपना वो कुछ का खुद का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पसंद है वो करना। ठीक है, बहुत ऐसे हैं टीचर जो मैंने देखे हैं आज की डेट में कि वो मतलब जो है इंजीनियर हैं, अच्छी बीटेक किए हुए अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छी-अच्छी जॉब पा रहे हैं, अच्छे-अच्छे अच्छा इनकम है उनका, लेकिन वो उसमें रिज़ाइन दे कर के क्या है टीचर बने हुए हैं। टीचर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं क्योंकि उनको पसंद है। तो ये कुछ टाइम तक तो चलेगा, बच्चा जब तक डाँट खा रहा है, आपका पनिशमेंट जो दे रहे हो आप बच्चा डर से कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो छोड़ देगा। मैं उनके विकास में बाधा उत्पन्न करती है? बिल्कुल नहीं, आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि बच्चों की सीखने की प्रक्रियाएं जो होती सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती हैं। बच्चे की जो लर्निंग होती है, जो भी एक्टिविटी होती है हम समाज में करते हैं, क्योंकि विद्यालय भी है तो वो एक क्या है, एक समाज है जहाँ पर भी 5 से 10 व्यक्ति अगर एक पास बैठ गए हैं डिस्कस कर रहे हैं, तो एक छोटा सा वो समाज बन जाता है, उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक समाज ही है। तो जहाँ पर भी एक्टिविटी हो रही है, लर्निंग होती है, वो समाज में ही होती है। तो आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। 27 पे चलते हैं। 27 है, अदर्सन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है कि
संवाद व चर्चा की प्रक्रियाएं बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब बच्चों को आप मौका दे रहे हो डिस्कशन करने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो वो प्रॉब्लम सॉल्वर एक अच्छे से बनेंगे। बिल्कुल सही है। सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक है, ये भी बात सही है, क्योंकि लर्निंग आपकी कहाँ हो रही है? समाज में ही हो रही है। ये तो नहीं आपकी लर्निंग जंगल में हो रही है, ये भी नहीं लर्निंग आपकी आसमान में हो रही हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। आपकी अगर लर्निंग होगी तो समाज में ही होगी, क्योंकि जब तक आप लोगों से कनेक्ट नहीं होगे तब तक आप सीख नहीं सकते। आप अगर आज की डेट में सोशल मीडिया का भी प्रयोग कर रहे हो तो भी आप समाज से ही तो जुड़ रहे हो, वो भी एक समाज ही है। ठीक है, वो भी क्या है, एक समाज बन जाता है। आप ग्रुप में ऐड हो, बहुत सारे फ्रेंड, और वहाँ पर डिस्कस कर रहे हो, वहाँ पर चैट कर रहे हो, एक दूसरे से ग्रुप में जो है बातचीत कर रहे हो, तो वो भी एक छोटा समाज ही क्रिएट हो रहा होता है। तो ये क्या है, समाज, यानी जो सीखा जाता है वो हम समाज से ही सीखते हैं, वो किसी भी रूप में समाज में बन सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, यानी दोनों सही दिए गए हैं और दोनों क्या है, एक दूसरे को जो है प्रभावित भी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। आंसर आपका जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 28 पे। 28 में कहा है कि सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है। ये आपको बताना है, यानी कि दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर जो है केंद्रित है, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन है बच्चे के अंदर, एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं है। सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण, संरचनात्मक यानी संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण या फिर मनोयौनिक दृष्टिकोण, तो ये आपका नहीं होगा। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण पे जो यानी सामाजिक संपर्क पर जो है जोर दे रहा है, तो आंसर यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन ही होगा। क्योंकि बच्चा जो है आंतरिक रूप से भी प्रेरणा उसको कहाँ से मिलेगी? समाज से। वो लोगों को देखेगा, उसको भी अच्छा लगेगा कि चलो अच्छा ये कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। फिर क्या है, वो धीरे धीरे करेगा, फिर उसको इंटरेस्ट आने लगेगा, वो उसी फील्ड में उसको मजा आने लगेगा, वो खुद के लिए भी करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा क्या है आपका? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 पे चलते हैं। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, यानी इंटरनल मोटिवेशन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल चाहिए, तो जब भी इंटरनल दिया हो तो उसका रीजन आपको अंदर मिलेगा, यानी अपने अंदर देखिए कि मुझ में किस में इंटरेस्ट आ रहा है, खुद के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। वो अगर एक्सटर्नल है तो उसका रीजन बाहर आपको मिलेगा, वो गिफ्ट भी हो सकता है, वो कोई जो है पुरस्कार हो सकता है, कोई किसी को इम्प्रेस करना हो सकता है, वो अलग एक पॉइंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है आंतरिक की, तो रुचि के कारण नया कौशल सीखना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको रुचि है, आपको इंटरेस्ट है कि हम कुछ नया सीखें, कुछ हम नया क्रिएट कर पाएँ, इसीलिए आप सीख रहे हो। तो यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। ये आप किसी के लिए नहीं सीख रहे हो कि पेरेंट्स खुश हो जाएं या फिर मेरे फ्रेंड खुश हो जाएं या फिर मुझे इतना पैसा मिल जाए, इतनी इनकम हो जाएगी, इसके लिए नहीं कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा है इसलिए आप ये कर रहे हो। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। इनाम जो है ये क्या है, इसका रीजन बाहर मिल रहा है, क्योंकि आपको इनाम दिया जा रहा है। ठीक है, सजा पनिशमेंट आपको दी जा रही है, इसके लिए आप ये काम कर रहे हो, तो इसका रीजन क्या है? बाहर है। माता पिता, ये भी एक रीजन बाहर है कि पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, वो मेरी प्रशंसा कर देंगे, मेरी तारीफ कर देंगे। तो वो कब तक कर देंगे और कब तक आप तारीफ सुनने के लिए काम करोगे? एक टाइम बाद आपको भी वो इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी काम अगर हम डेली कंटिन्यू कर रहे होते तो एक टाइम बाद हम बोर महसूस करते हैं, लेकिन हमको इंटरेस्ट आ रहा होता है तो डे बाई डे क्या है, बढ़ता जाता है। आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुसाधित करेगा? तो तनाव तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप में एंजाइटी भरी हुई है तो क्या आपकी लर्निंग बेहतर होगी? हो सकता है जिस दिन आप तनाव महसूस कर रहे हो उस दिन आप कुछ भी कर ना पाओ। ठीक है, भारी चिंता, ये भी जो है हाई एंजाइटी भरी हुई, तब भी आप नहीं कर सकते। जिज्ञासा, बिल्कुल सही बात। क्यूरियोसिटी, अगर क्यूरियोसिटी है बच्चे में या फिर किसी व्यक्ति में तो बेहतर करेगा। जिज्ञासा जो होती है, यानी अगर आप में क्यूरियोसिटी है कि यस मुझे ये सीखना है, ये मुझे ये काम करना है, तो 50% तो आप ऐसे ही कर लोगे, क्योंकि हाई एनर्जी भी आपके अंदर हो रही होती है उसको लेकर के, और साथ में आपको इन जो है जिज्ञासा होती है कि मुझे ये जानना है, मुझे ये सीखना है, ये कैसे हुआ।
तो आप उसको कम टाइम में भी बेहतर सीखोगे। थॉर्नडाइक का नियम इसी पे अप्लाई होता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक बच्चा जिज्ञासा नहीं होगी उसमें, ठीक है, वो बेहतर नहीं कर सकता। तो जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है। जिज्ञासा अगर है, बच्चे में क्यूरियोसिटी जग रही है, तो बेहतर सीखेगा कम टाइम में भी। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन होगा। बाकी तो है क्या है, निगेटिव, बाकी जो है निगेटिव इफेक्ट डालेंगे, बट पॉजिटिव इफेक्ट जो डालेगा वो जिज्ञासा है। आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। 15 क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो मैंने आज डिस्कस कर लिए। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी 15 ऑफ आपके कितने सही हुए वो भी आप लोग बताइएगा। इससे क्या होगा कि आपका एनालिसिस हो जाएगा कि 15 क्वेश्चन आपने जो है अटेंड किए हैं उसमें से आपके सही कितने हुए हैं। एक मोटा मोटा आइडिया ये लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो रही है, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है। 14 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। कल आपको क्लास मिल जाएगी 3 बजे, जिसमें हम लोग जो है ईवीएस पेडागोजी या फिर मैथ पेडागोजी या फिर कोई भी अगर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसकी क्लास आपको 3 बजे मिल जाएगी। 3 बजे ज्वाइन हो जाइएगा। 5 बजे जो क्लास हुई है उसमें जो है सोशल साइंस के पेडागोजी के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।